Finland getting border with Russia Sir, and becoming a NATO member, I mean now Russia will attack Finland. How we measure the intensity of earthquakes? डेमोग्राफिक डिविडेंड से आप क्या समझती हैं? And there is now ozone hole and those kind of warming is there. What is your view on that? what is your opinion about police encounters? You have come out very good. Your answers were, to the most of the questions were very good. रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इन्होंने कंफर्म कर दिया है कि आने वाले साल के अंदर जो रशिया के अंदर इलेक्शंस है ना, उसके अंदर ये वापस से चुनाव लड़ेंगे। देखो, अगर पुतिन जी चुनाव लड़ रहे हैं तो डेफिनेटली चुनाव तो वो जीतेंगे, इसमें तो कोई डाउट की बात है ही नहीं। पर अगर आप नोटिस करोगे ना, तो पिछले 24-25 साल के अंदर रशिया के ऊपर एक तरह से पूरा कंट्रोल रहा है पुतिन का। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 1999 में ना ये रशिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है। एक साल प्राइम मिनिस्टर रहे 2000 तक, फिर 2000 से लेकर 2008 तक ये रशिया के प्रेसिडेंट रहे, फिर 2008 से लेकर 2012 तक ये रशिया के फिर से प्राइम मिनिस्टर रहे, और अभी तक 12 से लेकर यानी कि 2023 तक ये रशिया के प्रेसिडेंट चले आ रहे हैं। अब 2024 के अंदर इनकी टर्म खत्म होने वाली है, मई के अंदर इनकी टर्म खत्म हो जाएगी। पर 2021 में एक अमेंडमेंट आया था, उस अमेंडमेंट की मदद से ना ये अब आने वाले 12 साल और यानी कि 2036 तक ये रशिया के प्रेसिडेंट रह सकते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि एक पर्सन का कितना लंबा कंट्रोल रहा है रशिया की पॉलिटिक्स के ऊपर, और हो सकता है आने वाले 12-13 साल और भी इनका कंट्रोल रहे। अगर ऐसा हो जाता है तो जो स्टालिन थे ना, तो स्टालिन से भी लंबा टेन्योर इनका बन जाएगा एक तरह से। एक तरफ जहां पे रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ऐसे टाइम के ऊपर जो कंटिन्यूस पुतिन का दबदबा है वो बढ़ता ही बढ़ता देखने को मिल रहा है। तो अपने आप में ना ये चीजें हमें रशिया के अंदर देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों, डेट है आज की 9 दिसंबर 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। दोस्तों, कल काफी सारे बच्चों का मैसेजेस आए कि सर उनका मेंस क्लियर हो चुका है, कुछ बच्चों का मैसेज आया कि सर मेंस नहीं क्लियर हुआ। आई अंडरस्टैंड ये काफी टफ सिचुएशन होती है जिनसे जो नहीं क्लियर कर पाए, पर डेफिनेटली उनको एक बार देखना चाहिए कि कहाँ पे अपनी गलती हुई या फिर कहाँ थोड़ी कमी रह गई है, कैसे उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। अपनी सिचुएशन को थोड़ा रीअसेस कीजिए एंड अकॉर्डिंगली उनके ऊपर आप वर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही ना एक स्टूडेंट्स का मुझे कुछ दिनों से मैसेजेस भी आ रहे थे कि सर काफी टाइम से ना हमने सी सेट के रिगार्डिंग कुछ ज्यादा हमने प्रैक्टिस करी नहीं है, तो सी सेट के रिगार्डिंग डर भी लग रहा है। आने वाला प्रीलिम्स भी ठीक है लगभग 5 महीने ही हमारे से दूर है। तो हमारी टीम ने बेसिकली ये डिसाइड किया है कि संडे टू संडे ना इसी चैनल यानी कि ओनली एस एक्सटेंडेड पर ही हम वीकली बेसिस के ऊपर कुछ सी सेट की प्रैक्टिस करेंगे। एक्चुअली होता पता क्या है कि कई बार GS1 के ऊपर हम ध्यान देते हैं और देना जरूरी भी है, बट सी सेट उसमें इग्नोर हो जाता है। तो प्लान बेसिकली ये रहेगा कि संडेज वाला दिन ना थोड़ा हम अपने सी सेट को डेडिकेट करें, थोड़ा उसको प्रिपेयर करें, ताकि ऐसा ना हो कि आखिरी के जब 2-3 महीने रह जाएंगे फिर हमें डर लगे। अभी हमारे पास 5-5.5 महीने हैं, तो थोड़ा संडेज टू संडेज कवर करके कुछ ना कुछ टॉपिक्स डेफिनेटली हमारे अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हैं, ताकि हमारा सी सेट थोड़ा और बेहतर हो पाए। और ये ना बिल्कुल फाउंडेशन बेसिस पे रहेंगे कि बिल्कुल बेसिक से एडवांस सारी चीजें यहाँ पे मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको मदद मिले अपने सी सेट के अंदर। क्लियर हुई है बात? ठीक है ना? तो कल से आपको वीकली बेसिस के ऊपर सी सेट की वीडियोस मिलती रहेंगी, और इस वजह से ना बाकी जो थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे वो अकॉर्डिंगली हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है ना? एक मुद्दा आया था आज का, मतलब रेपो रेट के रिगार्डिंग, वो हम इकोनॉमी वीकली के अंदर डिस्कस कर लेंगे, राइट। और साथ ही साथ जिन बच्चों का मेंस क्लियर हो चुका है वो pwonlyis.com यहाँ पर जा सकते हैं। हमारा IGP जो प्रोग्राम है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, वो बिल्कुल स्टार्ट है। 20th दिसंबर से हमारे जो मॉक इंटरव्यूज हैं वो भी हमारी टीम स्टार्ट कर रही है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो आप इस वेबसाइट पे विजिट कीजिए, आपको बिल्कुल टॉप मोस्ट कॉर्नर के ऊपर ही आपको IGP प्रोग्राम की डिटेल्स मिल जाएंगी, वहां पर आप क्लिक कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। इवन मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ, अगर कोई भी आपके डाउट्स हैं तो आप इस नंबर 7428096990 ये हमारा नंबर रहेगा, जो कि इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के रिगार्डिंग होगा। तो डेफिनेटली जिनका मेंस क्लियर हुआ है, अब बिल्कुल भी ठीक है ना, बिल्कुल भी ढील नहीं बरतनी, आखिरी स्टेज है, अच्छे से पार कीजिए उसको एंड अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़िए।
चलिए आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं एथिक्स कमेटी के बारे में। एक्चुअली मेरा स्टार्टिंग में ये देखो, आज का मेन मुद्दा भी यही है, महुआ मोइत्रा जी के बारे में। दरअसल में ना कुछ टाइम पहले मैंने आपके साथ डिस्कशन भी किया था कि जो लोकसभा की एमपी थी, सर थी क्यों बोल रहे हो, क्योंकि कल इनको एक्सपेल कर दिया गया है, अब ये एमपी नहीं रही हैं। तो एक्चुअल में हुआ पता क्या है, हुआ ये है कि महुआ मोइत्रा जी के ऊपर ना कुछ एलिगेशंस लगेंगे। किस तरह के एलिगेशंस लगे थे सर? इनके ऊपर एलिगेशंस लगे थे कैश फॉर क्वेरी के। देखो हर जो हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, वो क्वेश्चंस पूछ सकता है, ठीक है ना, सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए वो सवाल पूछता है, बिल्कुल। अब ऐसा बताया जा रहा है कि जो महुआ मोइत्रा जी है ना, इन्होंने यहाँ पर ना पैसा लिया। ऐसा बताया जा रहा है कि 2 करोड़ कैश में लिया, बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स यहाँ पे स्पॉन्सर करवाए, और अलावा इसके अलावा बहुत सारे लग्जरी गिफ्ट आइटम्स इनको मिले। क्यों मिले सर ये गिफ्ट वगैरह? इसलिए मिले ताकि ये अपना जो पार्लियामेंट का लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है वो यहाँ पर ये एक बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी जी को दे दें, वो यहाँ पर इनके बेसिस के ऊपर सवाल पूछें, यानी कि क्वेरीज पूछें, एंड उसके बेसिस के ऊपर ना क्वेरीज की मदद से हमारी जो सरकार है उनको, एंड साथ ही साथ जो अडानी है उनको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर पाए। एक्चुअल में है क्या ना, ये जो दर्शन हीरानंदानी है या हीरानंदानी ग्रुप है और जो अडानी ग्रुप है, ये एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं। तो इनकी मदद लेकर, यानी कि एक पार्लियामेंटेरियन की मदद लेकर इनको बेनिफिट देते हुए यहाँ पर अपने कॉम्पिटिटर को पीछे करने की यहाँ पे कोशिश थी, ऐसा एलिगेशन है। अब सही है नहीं है ये देखो कोई और डिसाइड करेगा, पर एथिक्स कमेटी ने ऐसा बोला है कि हाँ ये एलिगेशन सही है कि यहाँ पर ये चीज हुई है, ठीक है ना। अब इसी वजह से यहाँ पर ये चीज हुई, फिर एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट बताई। वो एथिक्स कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर आई, फिर बेसिकली लोकसभा के अंदर। तो लोकसभा के अंदर जब वो चीज आई ना, तो लोकसभा के अंदर वॉइस वोट के माध्यम से इसको पास कर दिया गया। बेसिकली इसमें बोला गया कि हाँ जी, एक तरह से जो महुआ मोइत्रा हैं वो गिल्टी हैं, तो उनको यहाँ पे निष्कासित कर दिया गया यहाँ पे लोकसभा से, ठीक है ना। ठीक है, तो ऑन द अदर हैंड यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, तो ये तो पुरानी न्यूज़ है एथिक्स कमेटी वाली, अब तो इनको यहाँ पे ठीक है ना सस्पेंड कर दिया गया एक तरह से, तो इसको तो आप इग्नोर कर सकते हो ये जो बात लिखी गई है, बट आपको एथिक्स कमेटी के बारे में बिल्कुल डेफिनेटली पता होना चाहिए। इनको एक्सपेल कर दिया गया लोकसभा से। तो बेसिकली हुआ क्या है एथिक्स कमेटी के बारे में? एथिक्स कमेटी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 2015 के अंदर ये फोर्स में आती है, ताकि देखा जा पाए कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो एथिकल कंडक्ट है वो किस तरह से है। तो जो भी इनके अनएथिकल कंडक्ट के कारण कुछ कंप्लेंट्स आती हैं, वो इस चीज को एग्जामिन करता है, उसकी थोड़ी इन्वेस्टिगेशन वगैरह करता है, एंड हिसाब से रिकमेंडेशंस यहाँ पे देता है। तो एक तरह से कोड ऑफ कंडक्ट भी बताता है कि क्या क्या चेंजेस आने चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे ना, तो लोकसभा की जो एथिक्स कमेटी है वहां पर टोटल 15 मेंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि स्पीकर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। राज्यसभा कमेटी के अंदर आपको टोटल 10 मेंबर देखने को मिलते हैं, जो कि चेयरमैन के द्वारा जिनको अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। इनके जो टर्म होता है वो 1 साल का हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ पॉइंटर्स होते हैं एथिक्स कमेटी के बारे में। तो कोई भी पर्सन है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू यहाँ पे इनके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकता है। तो ये जो मैंने बात लिखी थी ना 2015 वाली, ये आपकी लोकसभा एथिक्स कमेटी के कारण है। मतलब राज्यसभा के लिए डिफरेंट यहाँ पे हमें ये आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले ही लगभग 1997 के अराउंड ही ना ये सारी चीजें राज्यसभा के अंदर आ चुकी थी। लोकसभा के अंदर ये 2015 के अंदर हमें देखने को मिलती है। आगे चलते हैं, अ ड्रग सेफ्टी अलर्ट अगेंस्ट यूज ऑफ मेफ्टॉल। ये देखो यहाँ पे आपने दवाई देखी है मेफ्टॉल स्पास, बहुत ही पॉपुलर यहाँ पे दवाई है। सर ये दवाई हम खाते क्यों हैं? ये दवाई हम इसलिए खाते हैं कि कई बार ना हमें पेन होती है, ठीक है ना, कई बार बहुत दर्द होता है, कई बार हेडेक होती है, ठीक है ना। इस तरह से इवन जो फीमेल्स के केस के अंदर कई बार पीरियड्स के अंदर काफी दर्द होता है, कई बार टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, उस समय के ऊपर ना इसको मेफ्टॉल स्पास को खाया जाता है। इससे होता क्या है, ये सारे जो इश्यूज होते हैं कहीं काफी हद तक ये ठीक हो जाते हैं, ठीक है। तो देखने में तो अच्छी लग रही है, हाँ देखने में अच्छी लग रही है, आपके दर्द वगैरह यही मिटा देगी, पर यहाँ पर ना इसके कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी है। ये पेन किलर है मेफ्टॉल डेफिनेटली, पर कहीं ना कहीं हमारे जो आईपीसी है, इंडियन फार्मा ठीक है कमीशन, ये जो है इसने इसके रिगार्डिंग यहाँ पे अलर्ट बता दिया है। ऐसा क्यों अलर्ट क्यों बता दिया है? क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एब्डोमिनल पेन हो गया, इंडिजेशन हो गया, ड्राई माउथ, ब्लड विजन, बीपी आपका बढ़ जाएगा, स्वेलिंग, इस तरह के आपको अल्सर वगैरह हो सकता है, ब्लीडिंग, ये सारे इफेक्ट इसके साथ लिंक्ड है। इसके साइड इफेक्ट इतने सारे हैं, और साथ साथ ना यहाँ पर एक और भी साइड इफेक्ट है जिसका नाम है ड्रेस सिंड्रोम। ड्रेस सिंड्रोम क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे देख लो, ड्रग रैश विद, ठीक है ना, ये काफी डिफिकल्ट सा नाम है। ये जो ड्रेस सिंड्रोम है ना, यहाँ पर क्या होता है ना कि इसके वजह से आपको बहुत सारे रिएक्शंस, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, जिनका आपका इंपैक्ट आपकी लाइफ के ऊपर भी हो सकता है। तो इस वजह से ना बहुत ही इश्यूज यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर
दवाई मेफ्टल्सपास के साथ देखने को मिल जाते हैं। तो बहुत ही केयरफुली इसको यूज करना चाहिए, अदरवाइज होता पता क्या है, हम लोग हर छोटी मोटी बीमारी होती है या हर छोटी मोटी पेन होती है उसके रिगार्डिंग मेफ्टल्सपास खा लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ऐसा यहाँ पर आईपीसी का यहाँ पे कहना है। तो कॉमनली यूज्ड है आपका NSAID। NSAID मतलब नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, जो मैंने आपको बताया ना, बेसिकली वही मेडिसिन जो आपके दर्द मिटाने के लिए, आपके टेम्परेचर कम करने के लिए जो आप यूज करते हो, उसी को बोलते हैं NSAID। और जो मेफ्टल्सपास है वो भी इसी के रिगार्डिंग होता है, आपके मेंस्ट्रुअल पेन को भी हेल्प करता है, आपके पेन लिविंग मेडिकेशन है एक तरह से। ये चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसके साथ में अगर आप नोटिस करो यहाँ पर ना एक प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, ठीक है ना, इसकी जो प्रोडक्शन है ना मेफ्टल्सपास इसको कम कर देता है। दरअसल में ये जो है ना, इसकी वजह से क्या होता है, आपकी पेन सेंसेशन बढ़ जाती है। अब क्योंकि मेफ्टल्सपास से आपने क्या कर दिया, इसकी प्रोडक्शन को कम कर दिया, एंड उस वजह से कहीं ना कहीं आपकी पेन जो होगी वो कम हो जाएगी। बाकी आप नोटिस करो इसको और भी चीजों के लिए, आपका आर्थराइटिस हो गया, डेंटल पेन हो गया, इन सभी चीजों के अंदर भी यूज किया जाता है इस मेफ्टल्सपास को, पर बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हमें देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा सा मैं आपको आईपीसी के बारे में बता दूं तो ये एक ऑटोनमस बॉडी है जो कि काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर, और इसके चेयरमैन होते हैं यहाँ पर जो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के। इसका काम क्या होता है, काम यही होता है कि आपकी जो ड्रग्स है ना उनके स्टैंडर्ड वगैरह यहाँ पे बताए, उनके कुछ चेंजेस करने हो, उनको पब्लिसाइज करना हो, ये सारी चीजें। साथ ही साथ आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको यहाँ पे इन इश्यूज के रिगार्डिंग ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करी जा पाए, वो ये काम होते हैं आईपीसी के। इसके साथ ही ना हमारे यहाँ पे फार्मा को विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया भी है। ये क्या है, ये इंडिया का ये प्रोग्राम है जो हेल्प करता है कि लोगों के अंदर ना अवेयरनेस जनरेट करे ड्रग सेफ्टी के रिगार्डिंग, ताकि उनके क्या इवेंट्स होते हैं, उनके क्या एडवर्स इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, उसके सारे रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करना, वो सारा इसी प्रोग्राम के अंतर्गत आ जाता है। तो आई होप आपको मेफ्टल्सपास के बारे में चीजें पता लग गई होंगी। आगे चलते हैं, सेशल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो सेशल्स के अंदर ना बेसिकली अभी रिसेंटली स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई है, बिकॉज यहाँ पर ना फ्लडिंग की वजह से कुछ एक ब्लास्ट हो गया एक्सप्लोजिव स्टोक पाइल के ऊपर। तो ये तो मुद्दा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए लोकेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेशल्स के साथ इंडिया काफी कोशिश भी कर रहा है अच्छे रिलेशनशिप और बेहतर करने की। तो आप देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ना आपको देखने को मिलता है, ये रहा आपका सेशल्स, ठीक है। तो कौन सी लोकेशन हुई सर, ये हुई सर वेस्टर्न इंडियन ओशियन, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि मेडागास्कर के बिल्कुल ये पास है, और यहाँ पर अफ्रीका के भी बिल्कुल आपको पास देखने को मिल जाएगा, 1600 किलोमीटर ईस्ट ऑफ कीनिया, एंड आपका मेडागास्कर से ये लगभग 1100 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। अब सेशल्स की अगर हम बात करें ना, ये देखो सेशल्स की ये रही लोकेशन, ठीक है, ये यहाँ पे आपका सेशल्स रहा। तो आपका जो सेशल्स है ना, ये सदर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ में आपको देखने को मिल जाता है। यहीं पर आपका जो आइलैंड है ना, ये माहे, ठीक है, ये माहे आइलैंड पे आपको लोकेटेड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान में देनी है ना, कि यहाँ पे जब इंडियन ओशन की बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ग्रुपिंग है जिसका नाम क्या है, इंडियन ओशियन कमीशन। ये ग्रुपिंग आजकल न्यूज में नहीं रहती, बट 2020 के आसपास ना बहुत ज्यादा न्यूज में आई थी। एक्चुअल में क्या है ना, इंडियन ओशन कमीशन के अंदर आपको 5 देश देखने को मिल जाएंगे। सर कौन से देश हैं, एक आपका सेशल्स, एक कोमोरोस, एक मेडागास्कर, एक मॉरिशस, और एक है आपका ला रियूनियन या फिर फ्रेंच रियूनियन भी आप इसको कह सकते हो। तो ये 5 देश आपको देखने को मिलते हैं इंडियन ओशन कमीशन के अंदर। ये ग्रुपिंग अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है इंडियन ओशन के पर्सपेक्टिव से, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। बाकी डेफिनेटली ठीक है, यहाँ पे आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी देखने को मिलती हैं, अल्डाब्रा आइलैंड्स हो गया, वेलेडिमी नेशनल पार्क हो गया, और यहाँ पे फ्रेंच पीपल थे जो सबसे पहले यहाँ पे सेटल हुए 1770s के अंदर। तो जो 90% पॉपुलेशन है वो माही आइलैंड के ऊपर ही आपको देखने को मिल जाएगी। जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनको सिशिलोस बोला जाता है, एंड इंडो सिशिलोस जो है वो सेकंड लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बाकी रोमन कैथलिक्स आपको मेजरली यहाँ पे देखने को मिलते हैं पॉपुलेशन के अंदर। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे सेशल्स के रिगार्डिंग जो आपको पता होने चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज गूगल जेमिनाई। देखो आप लोग ना चैट जीपीटी के बारे में जानते होंगे, बिल्कुल सर, चैट जीपीटी तो हमने इतनी बार पढ़ लिया प्रीलिम बूस्टर के अंदर भी, और कई बार हमने यूज भी कर लिया, ठीक है ना। तो एक्चुअली में अभी क्या हुआ है ना, देखो गूगल भी डेफिनेटली चाहता है कि यार ये जो ओपन एआई है, चैट जीपीटी है, इसको यहाँ पे हम एक तरह से उसको टक्कर दे, बिल्कुल ठीक बात है। तो उसी तरह से ना गूगल ने भी, गूगल बार्ड आपने सुना होगा, ठीक है ना, तो गूगल ने ना क्या किया है, जो उनका बार्ड सिस्टम है उसके अंदर गूगल जेमिनाई को डाल दिया है। एक्चुअल में क्या है ना, गूगल जेमिनाई अपने आप में सेम ही चीज है जो चैट जीपीटी करती है, पर ऐसा इनका बोलना है गूगल का कि गूगल जेमिनाई अपने आप में काफी ज्यादा एडवांस्ड है एज कम्पेयर टू चैट जीपीटी। वो किस तरह से, मैं आपको समझाता हूँ। पहले ये समझ लो गूगल जेमिनाई है क्या। बेसिकली ये यही है कि एक ह्यूमन लाइक बिहेवियर को एग्जिबिट करती है, एक आपके हेल्पर, आपके असिस्टेंट की तरह काम करती है। जो भी आज के टाइम एग्जिस्टिंग मॉडल्स है ना, ऐसा बताया जा रहा है उससे भी ज्यादा ये एडवांस आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो भी आप करवाना चाहते हो वो सारी की सारी चीजें कर सकती हैं। मान लो आपने कोड लिखवाना है C++ के अंदर, वो लिख के दे देगा आपको गूगल जेमिनाई।
उसकी तरह से आपने किसी चीज का इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी वो दे देगा। तो आज के समय के ऊपर पता क्या है, आपका जो चैट जीपीटी भी ये सारी काम करता है, पर चैट जीपीटी आपका वीडियोस के ऊपर काम नहीं करता, पर जो आपका गूगल जेमिनाई है ये वीडियोस के ऊपर भी काम कर लेगा, कोई भी तरह का हो, टेक्स्ट, कोड, ऑडियो, इमेज, वीडियो, ये सब के ऊपर काम कर जाता है। और यहाँ पर ना इसके 3 वर्जन्स बना दिए हैं गूगल ने। एक तो है गूगल नैनो, एक है गूगल प्रो, एक है गूगल अल्ट्रा। देखो अल्ट्रा जो है ना, अल्ट्रा वाला जैसे नाम से ही है, अल्ट्रा सबसे ज्यादा एडवांस्ड है। कोई भी कॉम्प्लेक्स एक टास्क करना हो ये गूगल अल्ट्रा कर देगा। अभी के लिए ना सबके लिए अवेलेबल भी नहीं होगा, मतलब मैं और आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ही कुछ एडवांस लोग जो एडवांस एप्लीकेशन के ऊपर काम करते हैं वो यूज करेंगे गूगल अल्ट्रा का। सर हम लोग क्या करेंगे फिर, हम लोग यूज करेंगे गूगल प्रो, ठीक है ना। गूगल प्रो हम लोग यूज कर लेंगे और हमारे काम जितने भी हैं, चाहे आपको कोड जनरेट करवाना हो या फिर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पूछना हो, जैसे मान लो आपने यही पूछ लिया कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी इंटरव्यू, तो ये वाला जो गूगल प्रो है ना बहुत बढ़िया आंसर उसका एक अच्छे से दे देगा, क्या क्या चीजें आपको करनी है, किस तरह से मॉक टेस्ट देने हैं, किस तरह से पीडब्ल्यू ओनली है इसका जो आईजीबी प्रोग्राम है वो आपको हेल्प करेगा, ये सब बता देगा गूगल प्रो, ठीक है ना। जो गूगल नैनो होता है, तो गूगल नैनो का क्या करेगा, ये आपके मोबाइल डिवाइसेस के लिए काम करेगा, कि मोबाइल डिवाइसेस के अंदर आप इसको यूज कर पाओगे। तो इस तरह से इसके 3 वर्जन यहाँ पे बना दिए गए हैं। अल्ट्रा सबसे ज्यादा एडवांस्ड है, ठीक है ना, जो आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो MMLU यहाँ पे यूज किया हुआ है, मैसिव मल्टीटास्क लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, तो गूगल अल्ट्रा उसके रिगार्डिंग यहाँ पे काम करता है, ठीक है ना। तो इससे ना और भी इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पे लेटेंसी यहाँ पे कम करी गई है। मतलब क्या कि जैसे मान लो आपने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन पूछने से ना कई बार अगर आपने चैट जीपीटी यूज किया हो, वो लिखा आता है जनरेटिंग रिस्पॉन्स, ठीक है, 1-2 सेकंड कई बार इसमें लग जाते हैं। ये जो टाइम लग रहा है ना इसी को बोलते हैं लेटेंसी, कि डिले आ रहा है एक तरह से। तो यहाँ पर ऐसा बताया गया जेमिनाई के अंदर जो ये डिले है ना ये काफी कम है। ऊपर से सेफ्टी भी, जैसे फॉर एग्जांपल ना आप लोग भी देखते हो आजकल ना ये जो एआई की मदद से बहुत ही गलत गलत काम भी यहाँ पे किए जा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे आपने फेक वीडियोस कुछ कुछ देखी होंगी, ठीक है ना, कुछ रश्मिका मंदाना की भी कुछ डीप फेक वीडियोस यहाँ पे बहुत ही वायरल हुई थी। तो इस तरह से जो चीजें हैं, जो सेफ्टी के कंसर्न्स है ना, उनके रिगार्डिंग भी जो गूगल जेमिनाई है, ऐसा गूगल का मानना है कि वो ज्यादा एडवांस्ड है। तो यहाँ पे चैट जीपीटी 4 से ऐसा बताया जा रहा है कि ज्यादा फ्लेक्सिबल है, वीडियोस के साथ काम करेगा, इंटरनेट के साथ, अगर इंटरनेट नहीं भी है उसके बिना भी काम कर जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे आपके, और ऊपर से जेमिनाई फ्री भी होगा, चैट जीपीटी पेड यूजर्स के लिए है। तो इस तरह से गूगल जेमिनाई थोड़ा एडवांस्ड है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं, दैट इज ग्रीन क्रेडिट स्कीम। देखो आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों ने एनवायरनमेंट पढ़ लिया? आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने एनवायरनमेंट पढ़ लिया हो, कुछ लोगों का एनवायरनमेंट बचा हुआ हो। अब देखो जब हम बात करते हैं ना एनवायरनमेंट के अंदर, तो हम ना एक कार्बन क्रेडिट्स के बारे में पढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक बात है सर, कार्बन क्रेडिट्स हमने यहाँ पे, हम जानते हैं कार्बन क्रेडिट्स होता क्या है। कार्बन क्रेडिट्स की मदद से पता क्या होता है, बेसिकली अगर मान लो किसी ने कार्बन एमिशंस को कम कर दिया ना, कार्बन एमिशन रिडक्शन कर दिया, तो वहां पर एक मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू, देखो मैं आपको एक बात समझाता हूँ, चलो इधर समझाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे 2 लोग थे, ठीक है ना, इसका कुछ टारगेट दिया गया कि भैया तुमने कार्बन एमिशन इतने कम करने हैं, और दूसरे के पास या तो टारगेट नहीं था या फिर जो भी था, मान लो इसने काफी सारे टारगेट्स अपने ना, काफी सारा कार्बन एमिशन कम कर दिया, तो होगा पता क्या, अगर मान लो ये कम नहीं कर पाया तो ये इससे खरीद सकता है। क्या करेगा, ये देखेगा कि यार हाँ इस बंदे ने ना जरूरत से ज्यादा कार्बन कहीं ना कहीं कम कर दिया, अब इस वजह से इससे नहीं हुआ कार्बन एमिशन उतना कम, तो ये क्या करेगा, ये इससे कार्बन एमिशंस का जो था ना, कार्बन क्रेडिट्स था, वो खरीद लेगा। इसको क्या फायदा हुआ, इस बंदे को थोड़े पैसे मिल गए, ठीक है, और इस बंदे को क्या हुआ, इस बंदे का फायदा ये हुआ कि जो टारगेट्स ये कंप्लीट नहीं कर पाया था ना कार्बन कम करने के, वो टारगेट्स ने मीट कर लिए। इसको बोलते हैं कार्बन क्रेडिट्स। अब ये कार्बन क्रेडिट्स सिर्फ कार्बन एमिशंस के लिए होते हैं। अब यहाँ पर हमारी सरकार ने पता क्या बोला, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, कि यार सिर्फ कार्बन एमिशंस मत देखो, कोई भी इंसान इन्वायरमेंट के लिए कुछ अच्छा काम कर रहा है, वो सारी चीजें भी अगर हम इंक्लूड कर लेना, दैट इज ग्रीन क्रेडिट स्कीम। तो दरअसल में सेम ही सिस्टम है, कार्बन के लिए ऑलरेडी सिस्टम एग्जिस्ट करता है, जहां पर कार्बन क्रेडिट्स खरीदे और बेचे जाते हैं, बेसिकली कार्बन ट्रेड करते हैं। अगर कोई कार्बन फुटप्रिंट को कम करता है तो उसके पास कुछ कार्बन क्रेडिट आ जाते हैं, वो अकॉर्डिंगली वो कार्बन क्रेडिट्स दूसरे को बेच सकता है। पर अब यही सेम चीज हम किसके लिए करते हैं, मान लो किसी ने कुछ पानी का कंजर्वेशन किया, कुछ वाटर कंजर्वेशन किया, तो उसके पास भी कुछ ग्रीन क्रेडिट्स आ जाएंगे। अब ये ग्रीन क्रेडिट्स क्या कर सकता है, ये किसी और को बेच सकता है पैसों के लिए। सॉइल इंप्रूवमेंट के अंदर किसी ने काम कर दिया तो उसके पास कुछ एनवायरमेंट ग्रीन क्रेडिट्स आ जाएंगे। तो इस तरह से हम पता क्या कर रहे हैं, कोई भी इंसान एनवायरमेंट को बेहतर बनाने के लिए कुछ काम कर रहा है, हम सोच रहे हैं कि उसको भी हम यहाँ पर पैसे के साथ एक्सचेंज कर पाए, तो लोगों को मूल्य पता लग पाएगा कि दरअसल में ना एनवायरमेंट कंजर्व करना कितना अच्छी बात है। आज के समय आप बोल देते हो कि यार हाँ हम एनवायरमेंट कंजर्व कर लेंगे,
पर अगर मैं बोलूं कि आपको वाटर कंजर्वेशन के पैसे मिल रहे हैं तो शायद आपका ना जो सोचने का तरीका है वो बदल जाएगा, आप बहुत ज्यादा कंजर्व करोगे उसको। तो यहाँ पर यही यहाँ पे फोकस है ग्रीन क्रेडिट्स स्कीम का। तो इसको डिस्कशन में था जो COP 28 हुआ दुबई के अंदर, वहां भी हमारे प्रधानमंत्री ने इसके लिए बोला। तो दरअसल में ना अक्टूबर 2023 के अंदर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसने ये स्कीम इंट्रोड्यूस करी थी, ठीक है। पहले इस बार के बजट के अंदर अनाउंस हुआ था। तो एडमिनिस्टर कौन करता है इसको? ICFRE यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन इसको एडमिनिस्टर करता है। काम वही है कि ग्रीन क्रेडिट्स मिलेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने डिग्रेडेड वेस्ट लैंड के ऊपर आपने प्लांटेशन किया, उसके मदद से आपको यहाँ पे इस तरह से ग्रीन क्रेडिट्स मिल जाएंगे। फिर आप जैसे कार्बन एमिशंस को यहाँ पे एक तरह से ट्रेड करते हो, मार्केट बेस्ड इंसेंटिव है, उसको खरीदते बेचते हो, वो यहाँ पर भी हो पाएगा। तो कोई भी इस तरह से काम होता है सॉइल इंप्रूवमेंट का, उसके रिगार्डिंग आपको ये मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ना प्राइवेट कंपनीज को भी यहाँ पे ना फायदा होगा। सर कैसे? जैसे मान लो मैं हूँ, ठीक है ना, मैंने क्या बोला, जैसे मैंने क्या किया, मैंने कुछ अच्छा काम किया, मैंने बहुत सारे पेड़ लगा दिए, ठीक है। अब जब मैंने बहुत सारे पेड़ लगा दिए तो मेरे पास सर ग्रीन क्रेडिट्स आ गए, मैंने बहुत अच्छा काम किया एनवायरनमेंट के लिए। अब यहाँ पर लेट्स से कोई कंपनी है XYZ कंपनी, अब ये जो कंपनी होती है ना, इसको भी तो सर CSR एक्टिविटी करनी पड़ती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके माध्यम से पता क्या हो सकता है, ये मुझे पैसे दे देंगे और मैं बदले में इनको ये ग्रीन क्रेडिट्स दे दूंगा। तो ये कंपनी को क्या फायदा हो गया, इसको लग गया कि यार मैंने पेड़ लगा दिए, इनको लगाने होते हैं ना, पेड़ लगाने होते हैं, इस तरह से कुछ अच्छा काम करना होता है, इनको कंपनी को ये फायदा हो गया और मुझे ये फायदा हो गया, मुझे कुछ पैसे मिल गए। तो दोनों को यहाँ पे अकॉर्डिंगली फायदा हो जाता है। ऐसा CSR के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं। CSR के अंतर्गत क्या होता है, बेसिकली कंपनीज एक्ट के अंतर्गत जो भी आपकी कंपनीज है जो कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस को सेटिस्फाई करती हैं, उनको अपने पिछले 3 साल का जो भी एवरेज प्रॉफिट होता है ना, उसका कम से कम 2% जो होता है वो यहाँ पे CSR के ऊपर खर्च करना पड़ता है। हेल्थ सेक्टर के अंदर हो गया, कुछ लोग सैनिटेशन के अंदर काम करते हैं, कुछ ड्रिंकिंग वाटर के लिए काम करते हैं, कुछ स्कूलिंग के लिए काम करते हैं। यहाँ पर अलग अलग कंपनीज इस तरह से काम करती हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो बहुत अभी स्टार्टिंग ही है, अभी इनके रिगार्डिंग मेथोडोलॉजीज वगैरह को डेवलप किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि इसको हम और एक्सप्लोर कर सकते हैं, ताकि हम ना सिर्फ कार्बन ही ना सोचें, उसके बियॉन्ड सोच के अपने एनवायरनमेंट को हम देखें। तो ये सारी बातें हमें देखने को मिल जाएंगी और यहाँ पर ना इसकी वाइडर रीच है, क्योंकि ये इंडिविजुअल्स, कम्युनिटी सबको यहाँ पे बेनिफिट करेगा। बाकी आप जानते हो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 12, 13, 15, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ ऑन लैंड, इनके तरफ भी एक कदम हम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पर ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के रिगार्डिंग कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, तो भैया पहली स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ही है। पर ये दूसरी बात जो कह रहा है ना कि ट्रेडेबल नहीं है, अपने आप में ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। बिल्कुल ट्रेडेबल है, आप इसको खरीद बेच सकते हो, किसी और को दे सकते हो, कोई दिक्कत है ही नहीं इसके अंदर। तो पहला स्टेटमेंट आपका ठीक है, दूसरा गलत है, तो ऑप्शन ए 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसी तरह से आज का होमवर्क क्या रहेगा, आज का होमवर्क रहेगा ये 3 पहले तो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस, ठीक है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वैसे ही न्यूज में रहता है, इसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, पर बाकी दोनों तो मैंने आपको बता ही दिए, बड़े आसान से क्वेश्चन है, तो इसका मुझे आंसर बताना कमेंट्स के अंदर। दूसरा होमवर्क रहेगा कि इथेनॉल के प्रोडक्शन के अंदर आप इनमें से किस किस चीज का यूज कर सकते हो। थोड़ा शुगर के रिगार्डिंग थोड़ी पॉलिसीज बदली हैं, तो वो थोड़ा हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर मुझे बताना। एंड साथ ही आर्टिकल 99 ऑफ यूएन चार्टर, ये बार बार न्यूज में आता रहता है, व्हाट इज दिस, किस चीज के साथ लिंक्ड है। ऐसे क्वेश्चन बस इतने ही पूछते हैं कि किस चीज का लिंक्ड है, तो ये आपको पता होना चाहिए, एक बार कोशिश करिएगा। कल जो एक और होमवर्क दिया था मैंने आपको गरबा, रमान और कुटियट्टम के बारे में, तो इसका आंसर क्या था। देखो गरबा तो बिल्कुल गुजरात के अंदर है, ये तो बात गलत हो जाएगी, पंजाब नहीं है। रमान की अगर हम बात करें तो बिल्कुल ये एक रिचुअल थिएटर है, कहाँ का, आपका उत्तराखंड का ही है। कुटियट्टम की बात करें तो संस्कृत थिएटर है, कहाँ का, आपका केरला का, तो तमिलनाडु का नहीं है। तो आपका देखो दूसरा तो ठीक है, पहला और तीसरा आपके गलत है। और यहाँ पर ना इसने पूछा क्या है, इनकरेक्टली मैच्ड, तो कितने इनकरेक्टली मैच्ड है सर, 2 इनकरेक्टली मैच्ड है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बात ये, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। और कल जो होमवर्क दिया था एक और, ठीक है, ट्रू फॉल्स का, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो बिल्कुल सोल यूएन ट्रीटी है, 197 मेंबर स्टेट्स का रेटिफाइड है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी। ग्लोनास देखो चाइना का नहीं है, ग्लोनास आपका रशिया का है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाएगी। तो डिस्कस किया हुआ है हमने अलग अलग जो भी आपके नेविगेशन सिस्टम्स होते हैं। हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज ये कह रहा है कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की स्कीम है, नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के थ्रू थी, ठीक है ना। हमने देखा भी था, अलग अलग लोकेशन हमने पढ़ी थी, माथेरन पढ़ा था, कुछ स्टूडेंट ने लिखा भी था सर मेरे घर के पास नहीं है, ठीक है ना। तो थर्ड स्टेटमेंट में आपकी ये फॉल्स बन जाएगी। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल PW Only ऑफिशियल पे जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो दोस्तों कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।